हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। एलपी न्यूज, आपकी आवाज। मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता। आरक्षण की व्यवस्था संविधान में मात्र 10 वर्ष के लिए हुई थी, और वो भी केवल और केवल जो दलित है, पीड़ित है, वंचित है और शोषित है। रिजर्वेशन को छीनने की बात छोड़िए, हम रिजर्वेशन को 50% से आगे बढ़ाने वाले हैं। बातें वहां से उठी हैं, फिर तैयारी रखनी चाहिए उनको। मेरा परिचय तो हो चुका है, 10 साल हो गए। ये सरकारी संस्थान है, प्राइवेट संस्थान जिसमें रिजर्वेशन नहीं दे रहे हो, क्यों नहीं दे रहे हो? जो दलित है, पीड़ित है, वंचित है और शोषित है, अमीरों के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं हुई थी। अंत में जो कोर्ट ने कहा वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि यदि इस कानून को स्टक डाउन करेंगे तो जो भी अपॉइंटमेंट हुए हैं ओबीसी आरक्षण के 27% के मान से वो सभी प्रोटेक्ट कर दिए जाएंगे। एक मुद्दा जिस पे कोई बात करना नहीं चाहता, एक ऐसा मुद्दा जिस पे न कोई प्रश्न उठाना चाहता है, न कोई उसका प्रत्युत्तर देना चाहता है। ऐसा मुद्दा है जिससे सभी कतराते हैं। मुद्दा है आरक्षण का। आरक्षण का उद्देश्य किसी भी वर्ग को स्थायी विशेषाधिकार देना नहीं था, बल्कि उन समुदायों को समान अवसर प्रदान करना था जो सदियों तक सामाजिक भेदभाव, छुआछूत, शैक्षणिक पिछड़ेपन और आर्थिक वंचना के कारण समाज की मुख्य धारा से दूर हो गए थे। आरक्षण की व्यवस्था संविधान में मात्र 10 वर्ष के लिए हुई थी, और वो भी केवल और केवल जो दलित है, पीड़ित है, वंचित है और शोषित है, अमीरों के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं हुई थी। आज की डेट में सांसद, विधायक, मंत्री और जज के बच्चे आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। गरीब, किसान, मजदूर के बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री के बच्चे, राज्यपाल के बच्चे, उपराष्ट्रपति के बच्चे, राष्ट्रपति के परिवार आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। गरीब, किसान, मजदूरों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। हवलदार, थानेदार, तहसीलदार, पेशकार, कलेक्टर, कप्तान के बच्चे आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। गरीब, किसान, मजदूर के बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। आज के डेट में जो सचिव बन चुके हैं, गृह सचिव, चीफ मुख्य सचिव, डीजीपी, आईजी, डीआईजी, उनके परिवार के लोग आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, लेकिन गरीब, किसान, मजदूर के बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर के बच्चे आरक्षण का लाभ उठा रहे। बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक जो हैं उनके बच्चे आरक्षण का लाभ उठा रहे। लेकिन वास्तव में जो आरक्षण की व्यवस्था हुई थी वंचितों के लिए, शोषितों के लिए, दलितों के लिए, गरीबों के लिए, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा। भाई, जिस परिवार को एक बार आरक्षण का लाभ मिल गया, जिसके माता पिता ने एक बार आरक्षण का लाभ ले लिया, उसके बच्चे को आरक्षण का लाभ क्यों मिलना चाहिए? नमस्कार, मेरा नाम है संतोष और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकतंत्र प्रहरी। यदि समाज के कुछ वर्ग ऐतिहासिक रूप से असामान्य परिस्थितियों में रहे, उन्हें समान स्तर पर लाने के लिए विशेष संवैधानिक उपाय यानी अफर्मेटिव एक्शन लेना आवश्यक है। इसी सोच के आधार पर संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई। जब संविधान की व्यवस्था की जा रही थी, उस समय 3 प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किए गए। पहला, सामाजिक न्याय, सदियों से चले आ रहे अन्याय और भेदभाव की भरपाई करना। दूसरा, समान अवसर, शिक्षा और सरकारी सेवाओं में वंचित वर्गों को वास्तविक अवसर उपलब्ध कराना। तीसरा, प्रतिनिधित्व, शासन, प्रशासन और लोकतांत्रिक संस्थाओं में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना। आरक्षण की शुरुआत किसी जाति को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि सदियों से पीछे छूटे लोगों को बराबरी की दौड़ में खड़ा करने का उद्देश्य से हुई थी। मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता। इन दिनों काफी बातें हो रही जाति की, फिर से एक बार क्यों जरूरत पड़ गई उनको मैं तो नहीं जानता हूं।
लेकिन अगर उनको जरूरत पड़ी है तो पहले जरा अपने गरिबान में झांके, उनको पता चलेगा क्या किया है। दलित, पिछड़े और आदिवासी, कांग्रेस जन्मजात उनकी सबसे बड़ी विरोधी रही है। और मैं तो कभी कभी सोचता हूं, अगर बाबा साहब न होते ना तो शायद कि SC ST को आरक्षण मिलता कि नहीं मिलता, ये भी मेरे मन में सवाल उठता है। अब देखिए, एक बार नेहरू जी ने एक चिट्ठी लिखी थी और ये चिट्ठी मुख्यमंत्रियों को लिखी थी। मैं उसका अनुवाद पढ़ रहा हूं। उन्होंने लिखा था, ये देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी द्वारा उस समय के देश के मुख्यमंत्रियों को लिखी गई चिट्ठी है, ऑन रिकॉर्ड है। मैं अनुवाद पढ़ता हूं। मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता और खासकर नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं। मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हूं जो अकुशलता को बढ़ावा दे, जो दोयम दर्जे की तरफ ले जाए। ये पंडित नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को लिखी हुई चिट्ठी है। और तब जाकर के मैं कहता हूं, ये जन्मजात इसके विरोधी है। नेहरू जी कहते थे अगर SC ST OBC को नौकरियों में आरक्षण मिला तो सरकारी काम का स्तर गिर जाएगा। और आज जो आंकड़े गिनाते हैं ना कि इतने यहां है, इतने यहां है, उसका मूल यहां है, क्योंकि उस समय उन्होंने रोक दिया था, रिक्रूटमेंट ही मत करो। अगर उस समय सरकार में भर्ती हुई होती और वो प्रमोशन करते करते आगे बढ़ते तो आज यहां पर पहुंचते। सभापति जी, ये कोर्ट में पढ़ रहा हूं। लेकिन आजादी के 75 से अधिक वर्षों बाद एक बड़ा प्रश्न सामने खड़ा है। क्या आरक्षण अपने मूल उद्देश्य को पूरा कर पा रहा है या अब इसकी समीक्षा का समय आ गया है? यही आज देश की सबसे बड़ी बहसों में से एक बहस है। एक पक्ष का मानना है कि अनारक्षित वर्ग के कुछ युवा कठिन परिश्रम, उत्कृष्ट अंक और योग्यता के बावजूद चयन से वंचित रह जाते हैं, जबकि आरक्षित वर्ग के अपेक्षाकृत कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का चयन हो जाता है। ऐसे युवाओं का कहना है कि उनके साथ अन्याय की भावना उत्पन्न होती है और वर्तमान व्यवस्था की निष्पक्ष समीक्षा अब तो होनी चाहिए। दूसरी ओर यह भी तर्क दिया जाता है कि आरक्षण का उद्देश्य ऐतिहासिक, सामाजिक अन्याय और जातिगत भेदभाव को कम करना था, किंतु आलोचकों का कहना है कि यदि आजादी के 75 वर्षों बाद भी बड़ी संख्या में दलित, पिछड़े और वंचित समुदाय स्वयं को अब भी पिछड़ा महसूस करता है, तो यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या व्यवस्था अपने मूल लक्ष्य तक पहुंच पाई है या इसके क्रियान्वयन और नीतियों में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। यही वह प्रश्न है जो आज पूरे देश में बहस का विषय बना हुआ है। क्या आरक्षण अपने उद्देश्य में सफल रहा या बदलते समय के साथ इसकी नई समीक्षा आवश्यक है? जो परिवार 1 लाख रुपए से साल में हर महीने ज़्यादा कमा रहा है, उसको आरक्षण का लाभ क्यों मिलना चाहिए? अगर हमने इनकम टैक्स के लिए ये सिस्टम बनाया हुआ कि 1 लाख रुपए से ज़्यादा जो कमाएगा उसको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। कहने का मतलब 1 लाख रुपए से ज़्यादा कमाने वाले को सरकार अमीर मानती है तो और इनकम टैक्स लेती है। अगर इनकम टैक्स ले रही है फिर आरक्षण का लाभ क्यों मिलना चाहिए? और अगर सरकार 1 लाख रुपए कमाने वाले को भी गरीब मान रही है इसलिए आरक्षण का लाभ दे रही है तो फिर इनकम टैक्स क्यों, उसके ऊपर इनकम टैक्स क्यों होना चाहिए? मेरा मानना है इनकम टैक्स और आरक्षण का जो पैमाना है अलग अलग नहीं होना चाहिए। क्रीमी लेयर सिस्टम एक होना चाहिए। जो इनकम टैक्स के लिए क्रीमी लेयर हो वही रिजर्वेशन के लिए भी क्रीमी लेयर सिस्टम होना चाहिए। और जिस परिवार ने एक बार रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा लिया
उसके बच्चों को नहीं मिलना चाहिए। रिजर्वेशन का फ़ायदा उन गरीब किसानों को किसान के बच्चे को मिलना चाहिए, गरीब मजदूरों के बच्चे को मिलना चाहिए। वो जो गरीब आदिवासी बच्चे हैं जिनके परिवार में कभी रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिला, उन परिवारों को रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, रिजर्वेशन से ज़्यादा ज़रूरी है समान शिक्षा लागू करना। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जहां संविधान हमें भारत के लोगों की अवधारणा पर कार्य करता है और प्रत्येक नागरिक को समान गरिमामय और समान अवसर का अधिकार प्राप्त करता है, वहां आज भी सामाजिक और अवसरगत असमानता क्यों दिखाई देती है? यह प्रश्न आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना स्वतंत्रता के समय हुआ करता था। मान लिया जाए कि सदियों तक दलितों, पिछड़ों और वंचित समुदाय के साथ सामाजिक अन्याय हुआ और उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण जैसी व्यापक व्यवस्था थी। लेकिन आज आजादी के 75 से अधिक वर्षों बाद भी यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आखिर कब तक कोई वर्ग स्वयं को पिछड़ा और वंचित कहलाना पसंद करेगा। दशकों से सरकार द्वारा आरक्षित वर्गों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। निःशुल्क शिक्षा, पुस्तकें, गणवेश, छात्रवृत्तियां, विशेष प्रशिक्षण, प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग तथा शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण जैसी सुविधाएं हैं। दूसरी ओर आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के अनेक परिवार अपने बच्चों की पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भारी आर्थिक बोझ उठाते हैं। कई माता पिता कर्ज लेते हैं, अपनी जमा पूंजी खर्च कर देते हैं, क्योंकि उनके लिए अपने बच्चों का भविष्य सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। इसके बावजूद यदि दशकों बाद भी बड़ी संख्या में वंचित समुदायों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में अपेक्षाकृत सुधार नहीं हो पाया है, तो यह प्रश्न यह उठता है कि आखिर कमी कहां रह गई। आलोचकों का एक मत है कि इसकी बड़ी वजह राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है। उनका आरोप है कि अनेक राजनीतिक दल और नेता सामाजिक उत्थान की अपेक्षा आरक्षण और जातीय पहचान को राजनीतिक मुद्दा बनाकर अपना हित साधते रहे। चुनाव के समय वही वंचित समाज रैलियों, आंदोलनों और नारों में सबसे आगे दिखाई देता है, जबकि वास्तविक सशक्तिकरण और स्थायी विकास पीछे छूट जाता है। उसके अनुसार जिन लोगों को आत्मनिर्भर और सक्षम बनाना चाहिए था, वे कई बार राजनीतिक संघर्षों का चेहरा बनकर रह जाते हैं। एक अन्य आलोचना यह भी है कि संविधान जहां सभी नागरिकों को समान अवसर और समानता के साथ सम्मान के जीवन जीने का अधिकार देता है, वही वर्तमान व्यवस्था ने समाज में अनेक प्रकार की नई पहचान और विभाजन भी गहरे किए हैं। वैचारिक विभाजन, सामाजिक विभाजन। ये सरकारी संस्थान है, प्राइवेट संस्थान जिसमें रिजर्वेशन नहीं दे रहे हो आप, क्यों नहीं दे रहे हो? रिजर्वेशन ना होने का प्रमाण ये के बाद जो तथ्यात्मक अनुभव ये कहता है कि मैं SC/ST OBC के जज नहीं है, तो रिजर्वेशन की वजह से उनको अवसर मिलते हैं, उनकी हिस्सेदारी पूरी होती है। वो हिस्सेदारी नहीं देना चाहती सरकार, देश देख रहा है। आज SC/ST OBC के मन में चिंता है। कई बार देखा गया कि उनके से जुड़े मामले पेंडिंग डाल दिए जाते हैं। इसका जवाब देना पड़ेगा सरकार को। और मैं सवाल पूछता इसलिए फिर फटाफट तेजी से बिल पास करा के हाउस अर्जन कर देंगे, ठीक नहीं है, व्यवहार सरकार का ठीक नहीं। आज सार्वजनिक विमर्श में यह अक्सर समाज को अगड़ा, पिछड़ा, आरक्षित, अनारक्षित, दलित, सवर्ण, अमीर, गरीब जैसी श्रेणियों में देखा जाता है। आलोचकों का कहना है कि इससे केवल समाज ही नहीं बल्कि विचार भी अलग अलग खेमों में बंटते चले गए। यही कारण है कि आज बहस केवल आरक्षण के पक्ष या विपक्ष की नहीं, बल्कि इस बात की है कि क्या वर्तमान व्यवस्था सामाजिक न्याय, समान अवसर और राष्ट्रीय एकता तीनों के बीच संतुलन स्थापित कर पा रही है, या अब समय के अनुरूप इसकी व्यापक समीक्षा और रिफॉर्मेशन यानी सुधार की आवश्यकता है। आरक्षण का मूल उद्देश्य भारतीय समाज में समानता की भावना स्थापित करना, छुआछूत जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना तथा सदियों से वंचित वर्गों को सम्मान और बराबरी का अवसर प्रदान करना था। लेकिन आज जब देश के अनेक हिस्सों में आरक्षण के नाम पर आंदोलन, विरोध प्रदर्शन, हिंसा और कानून व्यवस्था से जुड़ी घटनाएं सामने आती हैं, तो प्रश्न यह उठता है कि स्वाभाविक है कि आखिर इसकी वजह क्या है। जब हमारे देश का संविधान इतना सुदृढ़ है, कानून सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है और लोकतांत्रिक व्यवस्था इतनी मजबूत मानी जाती है, तो फिर समाज में यह तनाव और टकराव क्यों दिखाई देता है? और मैं आपको स्टेज से कहना चाहता हूं, रिजर्वेशन को छीनने की बात छोड़िए,
हम रिजर्वेशन को 50% से आगे बढ़ाने वाले हैं। इनको जो करना है कर लें। ये जो 50% का लिमिट लगा रखा है, कोर्ट ने लिमिट लगा रखा है, इस लिमिट को हम हटा देंगे, परे कर देंगे और गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को जितनी रिजर्वेशन की जरूरत है उतनी रिजर्वेशन हम देने जा रहे हैं। आलोचकों का एक मत यह है कि समस्या कानून में नहीं बल्कि उसके राजनीतिक उपयोग में है। उनका आरोप है कि समय समय पर कानूनों और संवैधानिक प्रावधानों की अलग अलग व्याख्या कर राजनीतिक स्वार्थ साधे जाते हैं। जनता की भावनाओं को आंदोलन के नाम पर भड़काया जाता है और कई बार सामाजिक मुद्दों को राजनीतिक लाभ का माध्यम बना दिया जाता है। आज भारत के युवाओं को सबसे अधिक आवश्यकता गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं, आधुनिक तकनीक, शोध, नवाचार और रोजगार के अवसरों की है। लेकिन आलोचक कहते हैं कि दशकों की राजनीति ने युवाओं को इन मूलभूत आवश्यकताओं से अधिक झंडे, नारे, आंदोलन और चुनावी वादे दिए हैं। परिणाम यह रहा कि जिन वर्गों के उत्थान के लिए आरक्षण लागू किया गया था, उनके एक बड़े हिस्से की समस्याएं आज भी पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकी हैं। दूसरी ओर सामान्यतः अनारक्षित वर्ग का एक हिस्सा यह महसूस करता है कि आर्थिक रूप से कमजोर होने के बावजूद उसे किसी प्रकार की विशेष सहायता नहीं मिलती। उनका कहना है कि वे अपनी मेहनत और प्रतिभा के बल पर प्रतिदिन 12 से 14 घंटे तक की पढ़ाई करते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में लगभग पूर्ण अंक प्राप्त करते हैं, फिर भी कई बार चयन से वंचित रह जाते हैं। तो सरकार वास्तव में अगर दलितों का, शोषितों का, पीड़ितों का, वंचितों का कल्याण करना चाहती है तो सबसे पहले क्रीमी लेयर सिस्टम लागू करे। चाहे वो एससी रिजर्वेशन है, चाहे एसटी रिजर्वेशन है, कोई भी रिजर्वेशन है, क्रीमी लेयर सिस्टम होना चाहिए। जो भी आदमी, जो परिवार 1 लाख से ज़्यादा कमा रहा है महीने में, उसके परिवार को रिजर्वेशन बंद होना चाहिए। जिस परिवार को एक बार रिजर्वेशन का फ़ायदा मिल चुका है उसको, उस परिवार को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। और प्योरली अब हर इसकी 5 साल के ऊपर एनालिसिस करने की ज़रूरत है। मैंने दिन रात मेहनत की, हर सवाल हल किए, अच्छे अंक भी आए, लेकिन फिर भी मेरा चयन नहीं हुआ। ऐसे में लगता है कि शायद मेरी मेहनत से ज़्यादा मेरी पहचान देखी गई। आलोचक ऐसे उदाहरणों का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि जब एक अभ्यर्थी अत्यधिक अंक प्राप्त करने के लिए भी चयनित नहीं होता और दूसरी ओर कम अंक वाला उम्मीदवार भी आरक्षण के आधार पर चयनित हो जाता है, तो इससे अनेक युवाओं में निराशा और असमानता की भावना पैदा होती है। वहीं आरक्षण के समर्थक यह तर्क देते हैं कि ऐतिहासिक सामाजिक समानताओं की भरपाई के लिए विशेष अवसर पर अब भी आवश्यकता है। यही मतभेद इस विषय को लगातार बहस का केंद्र बनाए हुए हैं। इसको स्क्रूटनी करने की ज़रूरत है, इसकी समीक्षा करने की ज़रूरत है कि हम वास्तव में मेरिट के साथ क्या कर रहे हैं। क्योंकि जो डॉक्टर बनने लायक नहीं है, अगर आप उसको डॉक्टर बना देंगे, और जो डॉक्टर बनने लायक है अगर उसको कंपाउंडर बना देंगे, तो अराजकता फैलेगी, सामाजिक समरसता खराब होगी, विद्रोह होगा अंदर से। मेरिट को दरकिनार अगर करेंगे तो मुझे लगता है विकसित भारत नहीं बन पाएगा। मेरिट को दरकिनार करके भारत विश्वगुरु नहीं बन सकता। मेरिट को दरकिनार करके परम वैभव का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। दुनिया में आज तक कोई ऐसा देश नहीं है जिसने मेरिट की उपेक्षा किया हो, मेरिट को दरकिनार किया हो और वो डेवलप्ड कंट्री बन गया हो, विकसित राष्ट्र बन गया हो। तो ज़रूरत इस बात की है कि इसकी अच्छी तरीके से समीक्षा किया जाए, ईमानदारी की साथ समीक्षा किया जाए। रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन उन्हीं को मिलना चाहिए जो वास्तव में इसके पात्र हैं। सांसद, विधायक, मंत्री, जज, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, गवर्नर, ऐसे इन लोगों के बच्चों को थोड़ी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये तत्काल बंद होना चाहिए। अंततः सवाल किसी एक जाति की जीत या हार का नहीं, सवाल उस भारत का है जहां किसी समुदाय का भविष्य उसकी जाति से नहीं बल्कि उसकी प्रतिभा, परिश्रम और समान अवसर से तय होती है। और साथ ही यह भी सुनिश्चित हो कि जो समुदाय सदियों तक सामाजिक अन्याय का शिकार रहे, उन्हें समानता, सुरक्षा और बराबरी का वास्तविक स्थान मिले। बाबा आज आया यूपी पुलिस का रिजल्ट। हाँ अच्छा। तो उसमें कट ऑफ गई है जनरल वालों की 258। 258। हाँ। अच्छा। और जो SC ST वाले उनकी 220 211। उनकी 220 211। बताओ लो। रिजर्वेशन आरक्षण इसी को तो बोलते हैं। भैया मेरी सुन लो बात, मैं सभी मेरे जो ये समझ लो जितने भी मेरे बालक हैं ये सब जो रह गए वैसे ही हैं। बिल्कुल, जो जनरल वाले हैं धोखे में। हाँ, धोखे में रह गए। क्यों? उन्हें तो पूरी उम्मीद है। देखो सुनो,
जाटों में, गुजरों में और राजपूतों में और यादवों में ऐसे भगे जैसे बच्चे चीते, जैसे चीते डाक मारा है। आरक्षण की वजह से और आरक्षण की वजह से वो रहेंगे। कितना जी पे जोर पड़ेगा बच्चे की पे, हैं? अब यूं समझ लो जैसे मुगली राज हुआ ऐसा ही राज आने वाला है। वो तो मारे हैं और ये अधमरो करके छोड़ रहे हैं। जिंदे जी मार ये जिंदे जी मार रहे हैं, जिंदे जी। यू रिजर्वेशन हटाओ भैया, नाश कर दिएगा नहीं रिजर्वेशन करता ही, बिल्कुल इसे हटा दो। जब संविधान में रिजर्वेशन की प्रस्तावना रखी गई थी, रिजर्वेशन का जब विधान रखा गया था, तो उसमें कहीं ना कहीं दलित पिछड़ों को ऊपर उठाने की बात कही गई थी, उनका उत्थान करने की बात कही गई थी, जातीय भेदभाव को मिटाने की बात कही गई थी और उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की बात की गई थी। तो मेरा मतलब यह है कि केवल और केवल सुधार होना चाहिए या रिव्यू होना चाहिए रिजर्वेशन में, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं सुधार आएगा और सुधार ऐसा आएगा कि देश में जो वास्तव में दबी कुचले समाज के लोग हैं, जो वास्तव में पीड़ित हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, उनको चीज़ें मिलेंगी और जब उन्हें मिलेंगी तभी उत्थान हो सकेगा सही तरीके से। मैं तो सबसे बड़ी बात कहूँगा कि मैं पक्ष में हूँ वन फैमिली वन रिजर्वेशन। एक परिवार को एक बार ही रिजर्वेशन दिया जाए, उसके अतिरिक्त न दिया जाए। ऐसे में देश का पूरा तबका रिजर्वेशन प्राप्त करेगा और उसके बाद वह उत्थान की ओर बढ़ेगा। बहुत ही खुशी की बात है, राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगाधर शर्मा जी, जो कि परशुराम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो कि एक रजिस्टर्ड राष्ट्रीय क्रांतिकारी ब्राह्मण संगठन है और देश में कार्य कर रहे हैं। पूरे देश में 22 राज्यों में इनका संगठन काम कर रहा है और इनके साथ आमंत्रण करने आए हैं 17 अगस्त 2026 जंतर मंतर पर। आरक्षण खत्म होना चाहिए, यूजीसी रोल बैक होना चाहिए, जातिगत आरक्षण खत्म हो। इसके लिए वीपी शर्मा जी प्रदेश के अध्यक्ष हैं, रितिका शर्मा जी हमारी बहन है, यश शर्मा जी युवाओं के कार्य करते हैं, देखते हैं। तो इन सबका आमंत्रण हम स्वीकार करते हैं, हम आएंगे पूरी तरह से, आप लोग भी पहुंचेंगे। हमारा ये मूवमेंट रिप्रेजेंटेशन देना है माननीय प्रधानमंत्री जी के नारे सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को चरितार्थ करना है। थोड़ा याद दिलाना है कि ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय वर्ग, वैश्य वर्ग, सवर्ण वर्ग पूरी तरह से आपके लिए समर्पित था, है और रहेगा, लेकिन आपको भी हमारे साथ न्याय करना पड़ेगा। इतने वर्ष हो गए हम जातिगत हिंसा की आग में झुलसते हुए, आरक्षण की आग में तड़पते तरसते हुए। यही इस बहस का मूल प्रश्न है और इसका उत्तर किसी एक वर्ग को नहीं बल्कि पूरे देश को संविधान की भावना, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय एकता को ध्यान में रखते हुए मिलकर तय करना होगा। आज ओबीसी के सारे प्रकरणों में समस्त अधिवक्ताओं की बहस कंप्लीट हो चुकी है और कोर्ट ने वो सारे मामले ऑर्डर के लिए रिजर्व कर लिए हैं। आज की जो बहस हुई है वो भी लगभग 2 घंटे बहस चली और सभी अधिवक्ताओं को समुचित अवसर दिया। अंत में जो कोर्ट ने कहा वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि यदि इस कानून को स्टक डाउन करेंगे तो जो भी अपॉइंटमेंट हुए हैं ओबीसी आरक्षण के 27% के मान से वो सभी प्रोटेक्ट कर दिए जाएंगे और यदि अपहेल्ड होता है तो कोई बात ही नहीं है। इस प्रकार का उन्होंने इंडिकेशन आखिरी में दिया है और मुझे विश्वास है कि 1 आध महीने के अंदर इसमें आदेश आ जाएगा। सरकार का क्या रुख रहा है? सरकार का रुख तो सभी को पता है कि सरकार की ओर से जिस प्रकार से इस कानून को डिफेंड करना चाहिए वो सरकार ने डिफेंड नहीं किया है और अंदरूनी बात यह है कि सरकार की बिल्कुल मंशा नहीं है कि कानून अपहेल्ड हो। कारण यह है कि ये कानून बनाने वाली कांग्रेस सरकार थी। मार्च 20 के बाद नई सरकार आती है और इस सरकार ने ही 27% आरक्षण को लागू नहीं किया है। तमाम भर्तियां हुई हैं, वो तो कुछ भर्तियां ऐसी हैं जो 27% के हिसाब से हो चुकी थी। बाकी समस्त नियुक्तियों में इन्होंने 13% और 87% के फार्मूला को अडॉप्ट करते हुए प्रदेश के हजारों बच्चों को होल्ड कर दिया है। मामले सुप्रीम कोर्ट भी ट्रांसफर कराए मध्य प्रदेश शासन ने। तो इससे स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश सरकार ये नहीं चाहती है कि ओबीसी को 27% आरक्षण देना पड़े या मिले।
और कोर्ट में बहस जब चली तो बहस के दौरान ही मध्य प्रदेश सरकार की ओर से स्ट्रांग पक्ष नहीं रखा गया। कोर्ट के समक्ष मध्य प्रदेश शासन की ओर से एक बार भी ये नहीं बोला गया कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो कानून बनाया है वो कानून कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है और इसको अपहेल्ड किया जाए। तो मध्य प्रदेश की मंशा तो स्पष्ट है और कोर्ट का भी इंडिकेशन जो आज है वो भी इंडिकेशन स्पष्ट है कि जजमेंट किस ओर जाने वाला है। सरकार की इच्छा का मुझे लगता है ध्यान रखा जाएगा इसमें। बहरहाल बहस जारी है और प्रतिक्रियाएं भी जारी हैं। फिलहाल अब मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए लोकतंत्र प्रहरी। नमस्कार। मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता। आरक्षण की व्यवस्था संविधान में मात्र 10 वर्ष के लिए हुई थी और वो भी केवल और केवल जो दलित हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं और शोषित हैं। रिजर्वेशन को छीनने की बात छोड़िए, हम रिजर्वेशन को 50% से आगे बढ़ाने वाले हैं। बातें वहां से उठी हैं तो फिर तैयारी रखनी चाहिए उनको। मेरा परिचय तो हो चुका है, 10 साल हो गए। ये सरकारी संस्थान है, प्राइवेट संस्थान जिसमें रिजर्वेशन नहीं दे रहे हो, क्यों नहीं दे रहे हो? जो दलित है, पीड़ित है, वंचित है और शोषित है, अमीरों के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं हुई थी। हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। एलपी न्यूज, आपकी आवाज।